हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पहली बार एक हाइस्ट यानी कि लूट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पहले मैंने एक टीवी सीरीज देखी थी, आप सबने भी देखी होगी, और वो सीरीज थी मनी हाइस्ट। उस सीरीज के पहले 2 सीजन इतने माइंड ब्लोइंग थे कि उसके बाद मैंने और भी वैसे ही हाइस्ट वाली फिल्में, सीरीज और बहुत सारी कहानियां पढ़ ली। आए दिन कुछ ऐसी ही हाइस्ट की कहानियां मेरे आंखों के नीचे से गुजरती थी, पर मैं अपने चैनल पर कोई भी हाइस्ट की कहानी कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि इतनी सारी कहानियों के बीच उनको समय दे पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। जबकि इस चैनल की पहली कहानी ही एक हाइस्ट के ऊपर होने वाली थी। पर अब फाइनली मैं आप सबके सामने एक हाइस्ट की कहानी लाया हूं, और ये कहानी एक ऐसी लूट की है जो भारत के इतिहास की सबसे महंगी चोरियों में से एक है। ये कहानी भारत की ही है, बेंगलुरु के एक बैंक मुथूट निधि फाइनेंस बैंक की। दिन था 2 जून 2009। उस पूरे दिन उस बैंक में सब कुछ नॉर्मल था। बैंक के सारे कर्मचारी अपना काम कर चुके थे, उनका ऑफ हो चुका था और वो घर चले गए। और सबसे आखिर में बचा था उस बैंक का मैनेजर, जिसका नाम था इसाक जॉन। इसाक जॉन का रूटीन था कि सारे कर्मचारियों के जाने के बाद रोज की तरह बैंक को शट डाउन करके अच्छे से तालों को चेक करता और बैंक की चाबी को अपने पास ही रखता। पर उसकी एक आदत थी कि वो अपने चाबियों को अपने पॉकेट या वॉलेट में न रखकर सेफ्टी के नजरिए से उन्हें अपनी स्कूटी के सीट के नीचे रखता था। उस दिन भी उसने वैसा ही किया, पर आज जो उसके साथ होने वाला था उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अब उसकी जिंदगी में कैसा बवंडर मचने वाला था। उसका घर बैंक से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो स्कूटी से ही आना पसंद करता था। फिर वो अपनी स्कूटी पर बैठा और घर की तरफ चल दिया। आज रोड पर भी ज्यादा जाम नहीं था, पर फिर चलते चलते उसके सामने अचानक से एक बाइक वाला आया और उसने उसको एक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जॉन सीधा रोड के साइड पर जाकर गिरा। उसके हाथ पर चोट आई थी, पर बंदा अभी भी पूरे होश में था। गिरा पड़ा था, उठ तो नहीं पा रहा था, पर होश में था। तभी एक कार में 2-3 भले आदमी आए और उस घायल आदमी को उठाया और हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी गाड़ी में चढ़ा लिया। कम से कम अब तक जॉन को तो यही लग रहा था कि ये भले लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पर असल में ये कोई भले आदमी नहीं थे। ये वही लोग थे जिन लोगों ने उसको किडनैप करने की साजिश रची थी, और इस सब में वो बाइक वाला भी शामिल था जिसने उसे टक्कर मारी थी। ये सब कुछ पूरा प्लान किया गया था, और अब तक जॉन को कोई भी भनक नहीं था कि उसका असल में किडनैप हुआ है। पर थोड़ी ही देर में उन किडनैपर्स में से एक आदमी उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर खड़ा करते हैं और जॉन की तलाशी शुरू करते हैं। उन्होंने जॉन को पूरा ऊपर से नीचे तक छान मारा, पर उन्हें वो चीज नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। असल में उनको तलाश थी उन बैंक की चाबियों की। वो उसकी तलाशी कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो तो उसको पूरे रास्ते ट्रैक कर रहे थे। जब से वो बैंक से निकला और बैंक में ताला मारा, तब से पूरे रास्ते उस पर नजर रखे हुए थे। तो आखिर चाबी गई कहाँ? तब उनको ख्याल आया कि कहीं वो चाबी स्कूटी में तो नहीं। तब उन लोगों ने वहीं जॉन को उस रोड के किनारे छोड़ दिया, वो भी इस तरह से छुपाकर कि किसी के भी उस पर नजर ना पड़े। फिर वो गए उस जगह पर जहां एक्सीडेंट हुआ था और जहां से उन्होंने जॉन को उठाया था। पर वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि स्कूटी तो वहां थी ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये स्कूटी यहां से कहां जा सकती है। तब उनको ख्याल आया कि जरूर उस स्कूटी को पुलिस उठा कर ले गई होगी। तब वो पहुंचते हैं वहीं के एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर और देखते हैं कि वो स्कूटी वहीं थाने के बाहर खड़ी है। ये पुलिस स्टेशन था जीवन भीमा नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। ये देखकर उनमें से एक आदमी पुलिस स्टेशन पर जाता है और कहता है कि सर, ये जो स्कूटी है ये हमारे एक रिश्तेदार की है, इसाक जॉन की। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने हमें फ़ोन किया, तब हमने जल्दी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनको डॉक्टर्स ने थोड़ी मरहम पट्टी की और उनको छोड़ दिया। अब तो वो अपने घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तो सर, उनकी ये स्कूटी जो रोड पर छूट गई थी, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? और हमें कोई कंप्लेंट नहीं करवानी है। पुलिस ने ये सोचकर कि यार कंप्लेंट वगैरह से थोड़ा बचकर ही रहना है, तो पुलिस ने उसको स्कूटी दे दी।
भाई पुलिस वालों का भी एक अलग स्वैग होता है। कुछ भी हो कंप्लेंट तो नहीं लिखेंगे। अगर पुलिस वाले थोड़ी सी और पूछताछ कर लेते कि भाई ये तो बताओ कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे, जरा डॉक्टर का कागज तो दिखा दो, पर नहीं, दुनिया जहन्नुम में जाए पर हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। बड़े आराम से चोर पुलिस स्टेशन पर गए और स्कूटी ले आए, जैसे पुलिस स्टेशन सच में उनके मामा का ही घर हो। तब उनको मिल चुकी थी वो स्कूटी और उनको वो चाबी भी मिल चुकी थी जो इसहाक ने सीट के नीचे रखी थी। इधर इसहाक जॉन बेहोश पड़ा था और सुबह तक वहीं पड़ा रहा। करीब 18 घंटे गुजर गए उसके वहीं पड़े हुए और अब सुबह भी हो चुकी थी। अब तो दोपहर भी होने वाली थी। इसहाक जॉन की अब धीरे धीरे आंख खुलती है, धीरे धीरे उसको होश आता है और वो हल्की बेहोशी में देखता है कि वो एक सुनसान जगह पर पड़ा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और वो यहाँ पहुँचा कैसे। उसको याद आना शुरू होता है कि कल शाम को उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कुछ लोग उसको अपनी गाड़ी पर बिठाते हैं, फिर उसको कुछ सुंघाते हैं और उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर वो इधर उधर देखता है, अपनी जेब चेक करता है और तब उसको पता चलता है कि उसका मोबाइल तो गायब था, पर्स भी गायब था, जिस पर्स में करीब 20,000 रुपए थे। 2 जून था तो उसी दिन उसको सैलरी भी मिली थी। तभी उसको अचानक से ख्याल आया कि उसकी स्कूटी कहाँ पर है। वो उस पुलिस स्टेशन पर पहुंचा, क्या यहाँ मेरी स्कूटी है? तब उस पुलिस वाले ने कहा, आपकी स्कूटी तो रात को ही आपके रिलेटिव्स आए थे, वो ले गए। तब वो उस पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी स्कूटी वहीं पर पड़ी हुई थी। तब वो जाता है, उसको उठाता है, पर तभी उसका ध्यान जाता है स्कूटी के सीट पर। देखता है कि वो खुली हुई है। वो सीट के नीचे देखता है जहां उसने बैंक की चाबी रखी थी, पर वो चाबी गायब थी। और ये देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे की सारी हवाइयां उड़ चुकी थी। अब वो करे क्या? बदहवासी में भागता हुआ वो सीधे पहुंचा अपने बैंक और वहां जाकर उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने देखा कि बैंक का शटर खुला पड़ा है और अंदर जाकर देखा तो सारे लॉकर भी खुले हुए थे जिसमें गोल्ड रखे हुए थे और सारा सोना अब गायब था। करीब 40 किलो सोना वहां से गायब हो चुका था, जिसकी कीमत उस वक्त थी करीब 6 करोड़, पर आज के हिसाब से देखे तो उसकी कीमत होगी करीब 30 करोड़। वहीं अब पुलिस की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। उन्होंने आकर देखा कि बैंक में तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं, न कोई अलार्म, न सीसीटीवी कैमरा। उस समय 2009 में सीसीटीवी कैमरा इतने कॉमन नहीं थे, नहीं बैंक में कोई कैमरा था, न उस रोड पर जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये सब किया किसने, किसका प्लान हो सकता है। तभी उस पुलिस का ध्यान गया एक अजीब चीज पर, और वो ये था कि चोरी होने से 1 महीने पहले ही बैंक के ठीक सामने किसी ने एक शॉप खोली थी। शॉप खुली थी वो ठीक था, पर इसमें अजीब बात ये थी कि चोरी के बाद वो शॉप बिल्कुल बंद थी और वो शॉप जिस इंसान ने खोली थी उसका कोई खबर नहीं। बैंक के सामने वो शॉप यूं ही नहीं खुला था, बल्कि वो उन चोरों का प्लान का हिस्सा था। बैंक में चोरी के 1 महीने पहले उन्होंने ये शॉप रेंट पर लिया था। उन्होंने जूतों की शॉप खोलने के नाम पर शॉप रेंट पर ली थी, पर उस शॉप पर कभी जूते आए ही नहीं। बस फर्नीचर का काम करवाने के नाम पर वो दुकान में बैठकर बस सामने बैंक पर नजर रख रहे थे। पूरे 1 महीने तक उन्होंने बैठकर उस बैंक की हर एक बारीक हरकत पर नजर रखी। बैंक में कितने लोग काम करते हैं, कौन कब आता है कब जाता है, खास करके बैंक का मैनेजर इसहाक जॉन, कब वो आता है कब जाता है। वो सब देखने के बाद एक प्लान बना कि किस तरह से वो इसहाक को ही अपना निशाना बनाएंगे और उसे किडनैप करके उससे चाबी ले लेंगे। और आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। उस शॉप को देखकर पुलिस सीधा उस शॉप के मालिक के पास गए और पूछा, भाई जरा ये बताओ कि ये शॉप जो 1 महीने पहले खुली थी ये तुमने किसको दिया था। और उस शॉप के मालिक से उनको एक आईडी और नंबर मिला, पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था दोनों फर्जी निकला। जो मोबाइल नंबर था वो ठीक 1 महीने पहले एक्टिवेट हुआ था और चोरी के बाद बिल्कुल बंद। उस नंबर पर बस 5 अलग अलग नंबर से फोन आता था और जाता था, और वो दूसरे नंबरों को भी पुलिस ने ट्रैक किया तो उसका नतीजा भी कुछ मिला नहीं। सारे के सारे नंबर फर्जी, कोई क्लू नहीं,
न सीसीटीवी कैमरा, ना कोई नंबर, कुछ नहीं। तब पुलिस की नजर एक चीज पर गई जो ठीक उनके नाक के नीचे से कई बार गुजरी थी, पर अब तक किसी की नजर उस पर पड़ी नहीं थी। पर तभी एक ऑफिसर की नजरें उस पर पड़ी और वो था एक नंबर, एक ऐसा नंबर जिस नंबर पर उस नंबर से सिर्फ एक बार कॉल किया गया था, और वो भी बस 2 सेकंड का कॉल। बस इसलिए वो इस नंबर को इग्नोर कर रहे थे कि 2 सेकंड का कॉल कौन करता है, ये कोई रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता था। पर अब और कोई क्लू तो बचा था नहीं, इस नंबर को भी देख लेते हैं। और जब उस नंबर को पुलिस ने ट्रैक किया तो पता चला कि वो नंबर सच में एक रियल इंसान का था। वो नंबर एक महिला का था और वो रियल आईडी से रजिस्टर्ड था, और सच में वो महिला एग्जिस्ट करती थी और वो बेंगलुरु में ही रहती थी। अब पुलिस को ये पता चलने के बाद वो तुरंत 200 किलोमीटर की स्पीड से उस महिला के घर पहुंच गए। अब उस महिला के घर पहुंचते ही पुलिस ने पूछना शुरू किया, ये जो नंबर है, जिस नंबर से तुम्हारे नंबर पर एक कॉल आया था सिर्फ 2 सेकंड का, वो नंबर है किसका और आपका क्या लेना देना है इस नंबर से? वो महिला का तो शुरू में इतने सारे पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो सोचने लगी, अचानक ये पुलिस यहाँ क्यों धमक पड़े हैं और ये किस नंबर की बात कर रहे हैं? जब उस महिला ने उस नंबर पर कॉल किया जो नंबर पुलिस उसको दिखा रहे थे, तब पुलिस ने देखा कि उसने वो नंबर अपने हस्बैंड के नाम से सेव कर रखा है, और उसके हस्बैंड का नाम था जया कुमार। जया कुमार का नाम सुनते ही पुलिस को याद आया, अरे ये तो वही है, ये इंसान तो पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुका है, सजा भी काट चुका है। तब पुलिस उस महिला से पूछते हैं कि आपके मोबाइल पर ये नंबर सेव कैसे है? तब वो औरत बताती है कि एक दिन उसने अपनी पति के पास 2 मोबाइल देखे। एक मोबाइल तो वो यूज कर रहे थे और एक मोबाइल उन्होंने छुपा कर रखा था। तब मुझे डाउट हुआ कि ये दूसरा मोबाइल किस लिए, कहीं ये किसी और से छुपकर बातें तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन वो सो रहे थे, तब मैंने चुपके से उनका दूसरा मोबाइल निकाल कर अपने नंबर पर एक मिस्ड कॉल कर दिया और दोबारा उस मोबाइल को वहीं रख दिया। और यही वो 2 सेकंड का कॉल था जिसने पुलिस को अब चोर के घर पहुंचा दिया था। अब पुलिस जया कुमार को पकड़ चुकी थी और अब पूछताछ का सिलसिला चल पड़ा। पुलिस ने जया कुमार से पूछा, चल अब तसल्ली से बता कि तूने क्या क्या किया है, कैसे किया और तेरे साथ कौन कौन शामिल है। फिर क्या था, जया ने सब उगलना शुरू किया। जब मैं जेल गया था वहाँ पर कुछ साथियों से मिला, इसमें बाहर के भी कुछ बंदे शामिल थे जो मेरे दोस्त थे। हमने प्लान बनाया कि अब यार छोटी मोटी चोरियां नहीं करेंगे, अब कुछ बड़ा हाथ मारेंगे। और फिर कहाँ हाथ मारना है हमने वो डिसाइड किया। फिर उस मुथूट मिनी निधि बैंक को चुना गया क्योंकि उसके सामने एक शॉप भी मिल रही थी जिससे हम लोग इस बैंक पर नजर रख सकते थे। फिर शॉप रेंट पर लिया गया। 1 महीने तक लगातार दुकान से हमने बैंक पर नजर रखी, सारा प्लान बनाया और हमने उस मैनेजर को पकड़ा, उसके बैंक की चाबी ली, फिर बैंक का सारा सोना लूटा और फिर फरार हो गए। बस मुझे छोड़कर बाकी सब ने अपनी पसंद से कोई जगह चुनी और वहां जाकर छुप गए। कोई मनाली चला गया, कोई शिमला, कोई मसूरी, कोई दिल्ली तो कोई मुंबई। अब हमारा भी एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, पर हमने एक खास दिन को एक गेट टुगेदर करने का प्लान किया है। उस दिन हम सब लोग शिमला में एक जगह पर मिलने वाले हैं और पार्टी करने वाले हैं। अब वो दिन आ गया जब सबने एक दूसरे को कांटेक्ट किया। पुलिस ने जया को समझा दिया कि उसको क्या बोलना है। जया ने अपने साथियों को कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, किसी को कोई भनक भी नहीं पड़ी, अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, बताओ कब मिलना है। डेट फिक्स हुई और अब वो दिन आ गया जब सारे साथी शिमला पहुंचे पार्टी करने। पर दूसरे साथियों को पता नहीं था कि पुलिस भी उनके पार्टी में आ रही है, बिन बुलाया मेहमान बनकर। पुलिस ने उनके पूरे पार्टी का कबाड़ा कर दिया। पुलिस ने इन सब से 40 में से करीब 34.5 किलोग्राम सोना रिकवर कर लिया। 4-5 किलो सोने का पता नहीं चल रहा था। तब एक इंस्पेक्टर उनको ऑफर दे रहा था, जो तुमने 4-5 किलोग्राम सोना छुपा रखा है हमें बता दो, हम तुम्हारा केस कमजोर कर देंगे, रिहा करवा देंगे। बाद में उस इंस्पेक्टर को भी पकड़ लिया गया। फिर इन पर मुकदमा चला और 6 जनवरी 2023 को कोर्ट ने फैसला दिया, इनको 10 साल की सजा होगी। वैसे भी 10 साल से ज्यादा की सजा तो ये काट ही चुके थे, कभी जेल में कभी बेल में। तो ये थी आज की कहानी।
जिसमें सिर्फ एक वाइफ के शक ने एक चोर को सलाखों तक पहुंचा दिया। अगर जया की वाइफ ने वो 2 सेकंड का कॉल न किया होता तो इस केस का सॉल्व होना बड़ा मुश्किल था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करो यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जरा अपने भाई को भी तो मोटिवेट करो यार, तभी तो ऐसे वीडियो और भी बना पाऊंगा। सब्सक्राइब भी कर दो और मैं जल्दी मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय।